हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आपको पता है, कल मैंने भारत की जलवायु नामक टॉपिक को स्टार्ट किया था। इसी क्रम में आज मैं आगे बढ़ने वाला हूं। आकाश कुमार पंडित जी, वाल्मीकि यादव जी, रामेश्वर पांडे जी, अभिमन्यु चौहान जी, वंदना जी, सद्दाम हुसैन जी, आकाश शर्मा जी, अल्पा मौर्य जी, जयविंद जी, रजनीश कुमार जी, धीरज कुमार जी, रामनिवास बघेल जी, लोकेश यादव जी, नीरज कुमार जी, मोगे वीडियो जी, पंकज कुमार जी, कीर्ति जी, शिवेंद्र जी, शैलेंद्र कुमार जी, प्रवीण कुमार जी, सिकंदर जी, रामेश्वर पांडे जी, नीरज, धीरज जी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है भाई क्लास में। क्लास आपकी प्रारंभ हो चुकी है, फटाफट से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। तो कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि मानसून क्या होता है, जलवायु क्या होती है, ये सारी चीज मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है जी। इसके बाद गर्म हवा की क्या प्रवृत्ति है, ठंडी हवा की क्या प्रवृत्ति है, पवन किसे कहते हैं, पवन कैसे चला करती हैं, ये सारी की सारी चीजों पर कल हमने प्यारे बेटा चर्चा की थी। आज उसी क्रम में मैं आपके लिए आगे बढ़ूंगा और आप लोगों को बहुत सारी चीजों से परिचित कराऊंगा बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले एक चीज पर चर्चा करते हैं प्यारे बेटा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। मौसम यानी कि वेदर और जलवायु यानी कि क्लाइमेट, इन दोनों में आखिरकार क्या अंतर होता है, जरा हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें प्यारे बच्चे मौसम की यानी कि वेदर की, तो ये जो मौसम है, ये जो वेदर है प्यारे बेटा, ये मौसम या वेदर जो है, वो मौसम या वेदर क्या होता है, एक अल्पकालिक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। ठीक है। और अल्पकालिक शब्द ऐसे हम कह सकते हैं, मौसम जल्दी जल्दी बदल जाता है। जैसे आज मैं ऑफिस से चला तो मौसम कुछ और था। मौसम का मतलब एक प्रकार से तापमान और जलवायु, तापमान और वर्षा, ऐसे हम कह सकते हैं। तो तापमान कुछ और था, दोपहर में खाना खाने गया तो तापमान कुछ और था, यानी मौसम बदल गया। और शाम को जब मैं पढ़ाने के बाद घर जाऊंगा तब भी तापमान कुछ और होगा, यानी मौसम वहां भी बदल जाएगा। कहने का मतलब मौसम शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तित हो जाता है और मौसम का अध्ययन जो है वो मौसम विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान कहलाता है। मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान के नाम से जाना जाता है, मौसम विज्ञान कहलाता है। बात करें जलवायु की, बात करें क्लाइमेट की, तो जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, ये क्या होती है? ये दीर्घकालिक शब्द है, शॉर्ट टर्म पीरियड नहीं है ये, यानी शॉर्ट पीरियड टर्म नहीं है ये लॉन्ग टर्म पीरियड है, लॉन्ग पीरियड टर्म है। लंबे समय तक किसी स्थान के तापमान, वर्षा इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो जो औसत रूप में उस क्षेत्र की विशेषताएं निकाली जाती हैं, उसको हम कहते हैं जलवायु, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि लंबे समय तक उस स्थान का अध्ययन करने के बाद, उस स्थान के मौसम का अध्ययन करने के बाद एक औसत डाटा पेश किया गया है। और अगर हम जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं ये पढ़ें, तो जलवायु के अध्ययन को मेरे प्यारे बच्चा जलवायु विज्ञान कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी के नाम से हम पुकारते हैं। जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं? जलवायु विज्ञान कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं बच्चों। मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान, जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान, इत्यादि नामों से इसको पुकारा जाता है, इत्यादि नामों से इनको समझा जाता है बच्चों। ये क्लियर हुआ? आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इनका एक बार फिर से हम अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखिए,
पहले कल मैंने आपको बताया था कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम, और मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। यह मानसून की परिभाषा है। ठीक है जी, ये मानसून की परिभाषा है। ये क्या है मेरे प्यारे बेटा? मानसून की परिभाषा है। चलिए, द वर्ड मानसून इज डेराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। मानसून रेफर्स टू द सीजनल चेंज इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। ये मानसून की परिभाषा है प्यारे बेटा। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, मानसून के बाद मैंने दो चीजें आपको बताई हैं। एक बताया है मौसम यानी कि वेदर, और एक बताया है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। मौसम हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है और जलवायु एक लंबे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाती है। ठीक है जी, मौसम एक क्या है? छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है, और जलवायु क्या है? एक लंबे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाती है। ठीक है जी, मौसम एक दिन में बहुत बार बदल सकता है और जलवायु बहुत लंबे समय तक नहीं बदलती। मौसम की पढ़ाई को मौसम विज्ञान कहा जाता है और जलवायु की पढ़ाई को जलवायु विज्ञान कहा जाता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा अब सुनो, और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं। कुछ चीजों की जानकारी आप लोगों को होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले गोलार्ध क्या होता है, कर्क रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, इन चीजों की जानकारी होना आप लोगों को जरूरी है। जो अब मैं आप लोगों को आगे की चीज समझाने जा रहा हूं उससे पहले देखो, ये पृथ्वी का ग्लोब है और पृथ्वी के ग्लोब पर 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है उसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, और इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। और मेरे प्यारे बच्चे, इस विषुवत रेखा के ऊपर वाला आधा गोला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। अंग्रेजी में इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर हम लोग कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। नीचे वाला आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अंग्रेजी में इसी को साउथ हेमिस्फीयर हम लोग कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को अंग्रेजी में हम साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। ऊपर वाला आधा गोला नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला आधा गोला साउथ हेमिस्फीयर के नाम से पुकारा जाता है। इस उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से उसको पुकारा जाता है। और इस दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम कहते हैं, उसे मकर रेखा कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से हम लोग पुकारते हैं। बोलो ठीक है, समझ में आया? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है था। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है ये आपको समझना है। दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है ये भी आपको समझना है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब एक बार फिर से समझो मेरे प्यारे बच्चे। उत्तरी गोलार्ध का मतलब है कि विषुवत रेखा के ऊपर वाला आधा गोला जो है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है जी। और विषुवत रेखा के नीचे वाला ये जो आधा गोला है
इस आधे गोले को जो विषुवत रेखा के दक्षिण में है प्यारे साथी, इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की रेखा है वो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दक्षिणी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री की रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अच्छी बात है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये चीज समझ में आप लोगों को आ गई है। अच्छा, एक गुण और समझो आप। कल मैंने आप लोगों को कुछ चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि गर्म हवा हल्की होती है। शॉर्ट में बताऊंगा मैं अब, क्योंकि क्लियर करा चुका हूं। गर्म हवा, वार्म एयर जो है वो कैसी होती है? हल्की होती है, यानी कि लाइट होती है, लाइट होती है। और गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठ जाती है, ठीक है, और निम्न वायुदाब का निर्माण करती है, लो एयर प्रेशर का निर्माण करती है, लो एयर प्रेशर का निर्माण करती है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, ठंडी हवा के बारे में कल मैंने बताया था आपको कि जो ठंडी हवा होगी, कोल्ड एयर जिसे हम कहेंगे, वो कैसी होती है प्यारे बेटा? वो भारी होती है। वो कैसी होती है प्यारे बच्चे? भारी होती है, हैवी होती है। और प्यारे बेटा वो उच्च वायुदाब का निर्माण करती है। किसी स्थान पर कैसा वायुदाब बनाती है? उच्च वायुदाब बनाती है। हाई एयर प्रेशर का निर्माण करती है। हाई एयर प्रेशर का वो क्या करती है? निर्माण करती है। ये क्लियर समझ में आ गया आपको? चलिए, क्योंकि ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठती है और गर्म व हल्की हवा ऊपर उठने का गुण रखती है, इसलिए जमीन पर निम्न वायुदाब बनाती है। ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठती है, जमीन पर उच्च वायुदाब का निर्माण करती है। बच्चों क्लियर हो गया है आपको? अच्छा, इसके बाद सुनो, अगर हम चर्चा करें इसके बाद अगर हम चर्चा करें मेरे प्यारे बच्चे, तो एक चीज और समझो कि धरातल जो स्थल होता है, स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। ठीक है जी। और सागर या जल, वाटर, देर से गर्म देर से ठंडा होता है, देर से गर्म और देर से ही ठंडा होता है। सागर देर से गर्म और देर से ही ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, और सागर जो है वो देर से ही तो गर्म होता है और देर से ही क्या होता है? ठंडा होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बताओ, अच्छी तरीके से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम से एग्जैक्ट है? क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम क्यों ऐसा हो रहा है ये समझने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, एक बड़ी टंकी है ये क्या है? एक बड़ी टंकी है। ये एक बड़ी टंकी है। एक टंकी छोटी भी है, एक टंकी छोटी भी है। ये 15 लीटर की टंकी है और ये 35 लीटर की टंकी है। अब मैंने एक पाइप लगाया और पाइप लगाकर इसको भरने का प्रयत्न किया। पाइप लगाया और पाइप से इसको भरने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। पाइप में से पानी समान दर से निकल रहा है। इसको भरने के लिए 35 लीटर पानी चाहिए, यानी कि ये देर से गर्म हो, देर से भरेगी। और एक पाइप इसमें भी यही पाइप लगाया और नल को खोला और इसे 15 लीटर पानी चाहिए भरने के लिए, तो ये जल्दी भर जाएगी। 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से मैंने देखा कि नल लगातार आ रहे हैं। ये पानी 2-3 दिन पुराना भी हो गया है। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसे खाली कर लूं।
तो अगर मैं खाली करूंगा तो इसमें चूंकि ज्यादा पानी है इसलिए जल्दी खाली हो जाएगी, इसमें चूंकि कम पानी है इसलिए जल्दी खाली हो जाएगी। ये देर से तो भरी थी और देर से ही खाली हुई, और ये जल्दी भरी थी जल्दी खाली हो गई। इसी प्रकार सागर या जल को रख लो, ये जल वाला पोर्शन है, ये स्थल वाला पोर्शन है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है क्योंकि उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और जल जो है देर से गर्म और देर से ठंडा होता है क्योंकि जल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो जल क्या है, देर से गर्म देर से ठंडा, और स्थल क्या है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, फटाफट से बता दो, जल्दी बताओ, फटाफट से, जल्दी जल्दी फटाफट से बताना है। जल देर से गर्म देर से ठंडा, देर से गर्म और देर से ठंडा, क्योंकि गर्म होने में अतिरिक्त ऊष्मा चाहिए जो थोड़ा टाइम लेकर मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा गर्म मिलने में इसको, इसलिए देर से गर्म। और रात्रि के समय जब विकिरण करेगा उस ऊष्मा की, तो चूंकि उसमें ऊष्मा ज्यादा है इसके पास, जल के पास, इसलिए उसको विकृत करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए देर से गर्म देर से ठंडा। स्थल जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा, क्योंकि इसको कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है गर्म होने के लिए और वो जल्दी मिल जाती है, इसलिए जल्दी गर्म जल्दी ठंडा। और रात्रि में जब ये ऊष्मा का विकिरण करता है तो फटाफट से निकाल देता है क्योंकि इसके पास ऊष्मा ऑलरेडी कम है। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं जरा, अब हम सीधे भारत के नक्शे पर चलते हैं। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो एक चीज और समझ लो, फेरल का नियम। फेरल का नियम, और फेरल का नियम क्या है? फेरल्स लॉ। फेरल का नियम क्या है? वो एक गाना सुना है ना आपने कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं भी सराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो उसमें एक सीधा साधा व्यक्ति था, वो सीधा साधा व्यक्ति जो है दुनिया ने सीधे चलने नहीं दिया उसको, उस व्यक्ति को दुनिया ने सीधा नहीं चलने दिया। क्या उस व्यक्ति को दुनिया ने क्या नहीं करने दिया? सीधा चलने नहीं दिया। और सीधा नहीं चलने दिया और एक दिन वो खलनायक बन गया। इसी प्रकार से जो पवनें हैं, धाराएं हैं, उनको भी सीधा नहीं चलने देता एक बल। उस बल का नाम क्या है? कोरियोलिस बल। बोलो कोरियोलिस बल मेरे बेटा। ठीक है जी, कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल क्या करता है कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? ये जी ऊपर वाला आधा गोला, और दक्षिणी गोलार्ध क्या है? नीचे वाला आधा गोला। ऊपर वाला आधा गोला उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और नीचे वाला आधा गोला बच्चों वो दक्षिणी गोलार्ध है। यानी कि ये साउथ हेमिस्फीयर है। ये साउथ हेमिस्फीयर है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध आपको पता चल गए। प्यारे साथी, इस उत्तरी गोलार्ध में अगर पवन सीधे चल रही हो तो ये कोरियोलिस बल उसको दाहिनी ओर मोड़ देता है, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर पवन सीधे चल रही हो तो ये उसे बाईं ओर मोड़ देता है। उत्तरी गोलार्ध में किधर? दाहिनी ओर, राइट हैंड साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर? बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, उसको मोड़ देगा।
कौन मोड़ेगा? कोरियोलिस बल मोड़ेगा। बोलो फटाफट से। बाईं ओर मोड़ देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम से क्लियर हो गया होगा। सर ये हवाएं शुरू कहां से होती हैं और ये कभी तेज कभी धीरे चलती हैं, इसका क्या कारण है? बेटा वायुमंडलीय जो दाब होता है ना, उसके अंतर के कारण चलती हैं हवाएं। दो प्लेसेस के बीच सुनील जी अगर वायुदाब का अंतर है, एक जगह उच्च वायुदाब है और एक जगह निम्न वायुदाब है, दोनों जगह वायुदाब का अंतर है, तो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चला करती हैं। उच्च वायुदाब यहां है और निम्न वायुदाब यहां है। निम्न वायुदाब यहां है, हाई प्रेशर यहां है, लो प्रेशर यहां है। ठीक है जी। और हाई से लो की ओर पवनें हमेशा चला करती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर ये वायुदाब में अंतर ज्यादा है तो तेज गति से पवन चलेंगी और वायुदाब में अंतर कम है तो धीमे धीमे पवनें चलेंगी। ठीक है जी बच्चे। चलो अब हम सीधे, ये भी चीज तुम्हारी समझ में आ गई है, जरा हम देखते हैं भारत की स्थिति को। भारत की स्थिति, अभी एक बच्चा पूछ रहा था कौन से गोलार्ध में है, तो मेरे बेटा भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, इस जगह पर है भारत। भारत की स्थिति कहां है? उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ठीक है, कहां पर है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। भारत जो है वो यहां पर है, आपने अच्छे तरीके से देख लिया है। देखो ये आपके भारत की स्थिति है। कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा, यानी कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। गर्मी की स्थिति है, यानी कि वो जून वाली स्थिति समझ लो। और 21 जून को क्या होता है? सूर्य की किरणें लंबवत चमक रही होती हैं। कहां पर? कर्क रेखा पर। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, और जिस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी उस स्थान को वो हीट ज्यादा प्रोवाइड करेंगी, उस स्थान को ऊष्मा ज्यादा प्रोवाइड करेंगी। अतः भारत में क्या हो जाएगा? भारत में गर्मी की ऋतु हो जाएगी, गर्मी, धरातल गर्म हो जाएगा। नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, या गर्मी की ऋतु होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में यानी विषुवत रेखा के नीचे, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इधर 0 डिग्री की रेखा होगी, 0 डिग्री की रेखा, ये 0 डिग्री की रेखा है। ये 0 डिग्री की रेखा है। इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध, इधर उत्तरी गोलार्ध। यहां सर्दी का मौसम होगा बच्चों। कैसा मौसम होगा? सर्दी का मौसम होगा। यहां विंटर सीजन होगा। कैसा सीजन होगा बच्चे? विंटर सीजन होगा, या सर्दी का मौसम होगा। बताओ बेटा कैसा सीजन होगा? सर्दी का सीजन होगा, विंटर सीजन होगा। ठीक है जी। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी। एक बार फिर आप यहां पर भी देख सकते हो, पृथ्वी की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी। ये विषुवत रेखा है आपकी, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। सूर्य की किरणें कुछ इस जगह पर ऐसे सूर्य की स्थिति होगी। उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ रही होंगी, दक्षिणी गोलार्ध में काफी तिरछी पहुंच रही होंगी, काफी लंबी दूरी तय करके पहुंच रही होंगी सूर्य की किरणें। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सर्दी का मौसम होगा। ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहां पर इस समय क्या होगा? सर्दी का मौसम होगा, सर्दी होगी, विंटर सीजन होगी इस समय। उत्तरी गोलार्ध में इस समय गर्मी की ऋतु होगी, इस समय समर सीजन होगी।
उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होगी। ठीक है जी। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद अब आप समझिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मी की ऋतु है, धरातल गर्म है, धरातल की हवा भी कैसी होगी, गर्म। गर्म हवा क्या करती है, गर्म हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, और जब हवा ऊपर उठ जाएगी तो जमीन पर कैसा वायुदाब बन जाएगा, निम्न वायुदाब बन जाएगा। निम्न वायुदाब, लो एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर बन गया। और दक्षिणी गोलार्ध में बच्चों क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु है, अपेक्षाकृत पानी कैसा है, ठंडा है। ठीक है जी, अपेक्षाकृत क्या है, ठंडा। और ठंडी हवा कैसी होती है, हवा भी ठंडी हो जाएगी। ठंडी हवा कैसी होती है, भारी भारी हवा कहां बैठेगी, जमीन पर, और कैसा वायुदाब बन जाएगा, उच्च वायुदाब बन जाएगा, उच्च वायुदाब बन जाएगा, हाई एयर प्रेशर बन जाएगा, हाई एयर प्रेशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाई एयर प्रेशर बन जाएगा, उच्च वायु दाब बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा, उच्च वायु दाब बन जाएगा, हाई एयर प्रेशर बन जाएगा। हवा कैसे चलने लगेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ ऐसे चलने लगेगी हवा। कैसे चलने लगेगी, ऐसे चलने लगेगी हवा। और मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे साथी, जब हवा ऐसे चलने लगेगी, जब हवा ऐसे चलने लगेगी तो कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को कैसे मोड़ देता है, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को ऐसे चल रही हो हवा तो दाहिनी ओर मोड़ देता है, कुछ इस प्रकार से। चलना यूं चाहिए था हवा को, लेकिन चलने कैसे लगेगी, कुछ इस प्रकार। क्यों, क्योंकि कोरियोलिस बल के द्वारा वो हवाएं जो है विक्षेपित की जा रही हैं। क्या की जा रही हैं, मोड़ी जा रही हैं, डाइवर्ट की जा रही हैं। ये हवा किस दिशा से प्रारंभ हो रही है, दक्षिण पश्चिम से, और इसीलिए इस मानसून को हम क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून कहेंगे। इसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट मानसून कहेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के नाम से इसको हम पुकारेंगे। यह हवा सागर से स्थल की ओर चल रही है, समुद्र से स्थल की ओर चल रही है। किधर, सागर से स्थल की ओर। और सागर से स्थल की ओर चलने के कारण इसके पास पर्याप्त आर्द्रता है और यह हवा वर्षा कराने में सक्षम भी है। बोलो प्यारे बच्चे, वर्षा कराने में, बारिश कराने में यह हवा सक्षम भी है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यह हवा बारिश कराने में सक्षम भी है, कैपेबल भी है। ठीक है जी, अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में ये चीज आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी ये चीज। बहुत अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, अच्छा, ये सबसे पहले कहां प्रवेश करती है, तो केरल में प्रवेश करती है। कौन से महीने में प्रवेश करती है, तो जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करती है। जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करती है, जून के फर्स्ट वीक में प्रवेश करती है, केरल में प्रवेश करती है। और भारत में होने वाली लगभग 75% वर्षा, लगभग 75% वर्षा के लिए ये हवा ही, ये मानसून ही जिम्मेदार है। लगभग 75% वर्षा भारत में जो होती है इसी मानसून के द्वारा होती है, इन्हीं मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। ठीक है जी, अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, क्या हो गया होगा, एकदम से क्लियर, एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा। चलिए तो जरा हम, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया हो तो अब हम लिखित तौर पर भी तुम्हें समझाने जा रहे हैं, जो चीजें मैंने तुम्हें समझाई हैं उनको। देखो, गर्म हवा हल्की एवं आर्द्रता युक्त होती है, ठंडी हवा भारी होती है। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें मैंने बताई हैं। एक शब्द लिखा हुआ विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को
विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बेटा स्थल की विशिष्ट, जल की विशिष्ट ऊष्मा स्थल के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा है, यानी कि जल को गर्म होने के लिए स्थल के मुकाबले ज्यादा ऊष्मा की जरूरत होती है, इसीलिए जल देर से गर्म होता है। और चूंकि जल के पास रात्रि में ज्यादा दिन में ज्यादा ऊष्मा संकलित हो जाती है, रात्रि में उस ऊष्मा को जब जल निकालता है तो उससे ज्यादा समय लगता है, इसलिए वो देर से ठंडा भी होता है। ठीक है, इसीलिए जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। चूंकि स्थल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसीलिए वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। बोलो क्लियर है? चलिए, इसके बाद मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन मानसून की। इस वाले मानसून की, देखो ये वाला, ये जो चल रहा है, इस मानसून की चर्चा हम लोग कर रहे हैं बच्चों। इस मानसून की चर्चा करें तो 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकने लगता है। परिणाम स्वरूप सर्वाधिक सौर्यिक ऊर्जा मिलने लगती है। किसको? उत्तरी गोलार्ध को। 21 मार्च के बाद धीरे 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 उत्तरी गोलार्ध में यानी कि भारत में गर्मी का मौसम आ जाता है। और 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, और कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, और यही कारण है कि भयंकर गर्मी की स्थिति हो जाती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है। अत्यधिक तापमान के कारण एशिया पर न्यून दाब बन जाता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल के कारण दक्षिणी हिंद महासागर तथा उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास उच्च वायुदाब की स्थिति बन जाती है। यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में उच्च वायुदाब और नदर्न हेमिस्फीयर में लो एयर प्रेशर, निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? परिणाम स्वरूप उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से अर्थात महासागरीय भागों से निम्न दाब वाले स्थलीय भागों की ओर हवाएं चलने लगती हैं। सागरों से ऊपर से आने के कारण नमी से लदी ये हवाएं पर्याप्त वृष्टि प्रदान करती हैं। नमी से लदी ये हवाएं पर्याप्त वर्षा प्रदान करती हैं बच्चों। क्या प्रदान करती हैं? पर्याप्त वर्षा प्रदान करती हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यही दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। ये क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, जब निम्न दाब क्षेत्र अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, यानी कि भारत के ऊपर ज्यादा निम्न दाब बन जाएगा, तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवा भी भूमध्य रेखा को पार करके मानसून हवाओं से मिल जाती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। फेरल के नियमानुसार भूमध्य रेखा पार करने पर इनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है और दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाता है। मैप नॉट विजिबल बेटा, मैप देखना भी नहीं है, मैंने मैप से समझा तो दिया, हाथ से बनाया मैप। अब आप में से कई सारे बच्चे कहते हैं पीडीएफ से पढ़ाते हो। पीडीएफ से कहां पढ़ा रहा हूं भाई? एक एक चीज तो तुम्हें हाथ से हस्तलिखित समझाता हूं, उसके बाद रिपीट करता हूं पीडीएफ से। मैं जिसको लिखना है बड़े आराम से मेरे साथ साथ लिख सकता है, जब मैं हाथ से तुम्हें समझाता हूं तब। ठीक है जी? हाँ, चलिए बेटा, मैप मत देखिए, केवल मैप वही देखना है जो मैंने तुम्हें समझाया है। ये वाला मैप देखो, ये रहा, ये देख लो। यहां पर यही चीज बोली गई है कि 21 जून की स्थिति में भारत में गर्मी की ऋतु होगी, निम्न वायुदाब बन जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में यानी विषुवत रेखा से नीचे हिंद महासागरीय क्षेत्र में सर्दी का मौसम होगा, वहां उच्च वायुदाब बन जाएगा। हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलेंगी, लेकिन कोरियोलिस बल उनको दाहिनी ओर मोड़ेगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं चलने लग जाएंगी। इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहेंगे। सबसे पहले जो मानसून है वो केरल में प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है और भारत में होने वाली लगभग 75% वर्षा के लिए ये मानसून ही जिम्मेदार होता है। इतनी चीज मैंने तुम्हें समझाई है अब तक। यहां तक किसी को कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताइए कि गुरुजी ये चीज मेरी समझ में नहीं आई है। कृपया करके फटाफट से बताएं कि गुरुजी ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं उस चीज को भी तुम्हें क्लियर कराऊंगा। बच्चों बताओ फटाफट से। अभी पवन कुमार जी पहले चीजों को समझो। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि भारत में होने वाली 75% वर्षा के लिए, लगभग 75% वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? आप आंसर लगाओगे दक्षिण पश्चिम मानसून।
दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहां प्रवेश करता है? आप कहोगे केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून कब प्रवेश करता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। बताओ भाई, किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर, दो तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया। अब अगर क्या प्रॉब्लम आ रही है एक बार मुझे बता दो। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? मंगेश जी मैंने सारी चीज बता दी, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले बारिश किस राज्य में होती है? तो भैया केरल में ही होगी, जून के प्रथम सप्ताह में जब मानसून वहां प्रवेश करेगा तो। राकेश कुमार जी कह रहे हैं गुरुजी एक बार फिर से समझा दो सब कुछ। अब ये भी आया हो राकेश जी, तो शब्द लाइन बता दो जो तुम्हें समझ में नहीं आई हो। सारी चीजें एकदम से कैसे समझ सकता है? मैप समझ में नहीं आया? मैप बेटा मैंने हाथ से समझाया, और कोई तुम्हें अभी प्रिंटेड में मैप देख रही नहीं है, केवल ये मैप देखो आप। इसमें क्या चीज नहीं दिख रही वो बता दो। बताओ भाई। फेरल का नियम केवल इतना है कि फेरल का नियम क्या कह रहा है? फेरल का नियम क्या कह रहा है? फेरल का नियम ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है फेरल का नियम, अच्छे से देखो। अभी तुम्हें समझ में नहीं आया तो चलिए भाई, तो ये चीज आपको हो गई होगी एकदम से क्लियर। फेरल का नियम, ठीक है। चलो, फेरल का नियम का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध में सीधी चलती हुई पवनों को जो आपका कोरियोलिस बल है वो दाहिनी ओर मोड़ेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में सीधी चलती हुई पवनों को बाईं ओर मोड़ेगा। ये है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद मेरे प्यारे बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ तथ्यों पर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो मानसून है ना, ये जो मानसून है, ये मानसून भारत से टकराकर दो शाखाओं में बट जाता है, दो धाराओं में बट जाता है, दो शाखाओं में, दो धाराओं में बट जाता है भारत से टकराकर बच्चे। एक शाखा अरब सागर वाली शाखा होती है, ये शाखा जो है वो अरब सागर वाली शाखा है, अरब सागर वाली शाखा। और एक शाखा ये है, ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है। ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। एक शाखा अरब सागर वाली शाखा है, ब्रांच है, शाखा का मतलब ब्रांच। और एक शाखा है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ये अरब सागर वाली शाखा 3 भागों में बट जाती है, और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी 1-2 भागों में बट जाती है। कैसे बटती है मेरे प्यारे बच्चे, जरा इस चीज को भी हम देखेंगे। यहां तक ये चीज समझ में आई तुम्हें? तुम कह रहे हो मैप से समझा, से मैप नहीं दिख रहा, मैप नहीं दिख रहा, अपने हाथ से बना रहा हूं। दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा, अपने हाथ से जो बना रहा हूं। देखो, ये देखो, एक शाखा जो है वो ये रही, जो पश्चिमी घाट से टकराएगी और इस क्षेत्र में वर्षा कराएगी। अरब सागर वाली शाखा की ब्रांचेस हैं। एक उप शाखा जो है नर्मदा और गोदावरी, जो नर्मदा और ताप्ती की घाटियां हैं, उनसे होते हुए सीधे मध्य भारत में प्रवेश कर जाएगी और वर्षा कराएगी। और एक शाखा है वो सीधे अरावली के, अरावली पर्वत यहां पर है, अरावली के इस पूर्वी क्षेत्र में
वर्षा कराएगी। 3 भागों में अरब सागर वाली शाखा बटेगी। ये क्या है? अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा, अरेबियन सी की ब्रांच। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। 3 भागों में बट रही है। कितनी भागों में बट रही है मेरे प्यारे बेटा? 3 भागों में। जरा आप देखो अच्छे तरीके से, देखिए मेरे प्यारे प्यारे बेटा, अरब सागर की शाखा 3 पार्ट में बट रही है। अरब सागर की एक शाखा पश्चिमी घाट से टकराती है। ये पवनें पश्चिमी घाट के ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती हैं। पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री के पवनाभिमुखी ढाल पर 250 से 400 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा कराती हैं। ये भारत है, ये पश्चिमी घाट है, यहां पर ये वर्षा करा रही है। कहने का मतलब ये है कि पर्वत से टकराएंगी, ऊपर उठेंगी, बादलों का निर्माण करेंगी और सीधे वर्षा करा देंगी। सेंस ये है। कोई भी पवन, जब पश्चिमी घाट क्या है? एक पर्वत है, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट कह लो इसको। पश्चिमी घाट से टकराई, ऊपर उठी, ठंडी होकर बादलों का निर्माण किया और वर्षा करा दी। ठीक है बच्चे, पहली शाखा तो ये रही। अच्छा, इसके बाद दूसरी शाखा पश्चिमी घाट वृष्टि छाया प्रदेश में, इनसे वर्षा नहीं होती। ये देख, ये वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है? ये पवनें हैं, ऊपर उठ रही हैं, वर्षा करा रही हैं। इस ढाल पर तो वर्षा हो रही है, लेकिन अब इस ढाल पर वर्षा नहीं होगी और ये वृष्टि छाया क्षेत्र रहेगा, वृष्टि छाया क्षेत्र रहेगा, रेन शैडो एरिया रहेगा। ठीक है जी। और ये प्रदेश सूखा रह जाता है, यहां वर्षा नहीं होगी बच्चों। अरब सागर की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है और छोटा नागपुर पठार में लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा कराती है। लगभग कितने सेंटीमीटर के आसपास? लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास। ये दूसरी ब्रांच है मेरे बेटा, अरब सागर की दूसरी ब्रांच। ठीक है, ये सीधे नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियों से होकर मध्य भारत में प्रवेश कर रही है और वहां ये वर्षा करा रही है। ठीक है बच्चे, चलिए इसके बाद अरब सागर की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। यह शाखा अरावली के साथ साथ चलती है और पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा कराती है। तीसरी शाखा कौन सी है? ये तीसरी शाखा ये रही, अरावली के साथ साथ ये वर्षा कराएगी हल्की फुल्की। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा कराएगी, क्योंकि अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत इसको अपने पश्चिम में नहीं जाने देगा, इसलिए यहां वर्षा कम कराएगी, इधर क्षेत्र में ज्यादा वर्षा कराएगी। ये अरब सागर वाली शाखा भी 3 उप शाखाओं में बट गई। प्यारे बच्चे, आज की इस क्लास में जहां तक मैंने कराया वहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। लास्ट में बारिश कहाँ होती है? पूरे भारत में ही भाई फैल जाता है मानसून। लोकेश यादव जी एमसीक्यू लाएंगे भाई, रहमत आलम जी अभी पहले टॉपिक क्लियर करिए। एक एक चीज लिखकर समझा रहा हूं विमल सोनी जी, बेटा ऐसा मत कहो, ये मत लिखो, आप सारी चीज लिखकर ही समझा रहा हूं। हाँ भाई विपुल अंसारी जी, क्या चीज समझ में नहीं आ रही बताओ। वर्षा को रेनगेज यंत्र में मापा जाता है। अवन कुमार जी, वर्षा को रेनगेज नामक एक यंत्र होता है, उसमें सेंटीमीटर में मापा जाता है। बताओ और कोई दिक्कत, और कोई परेशानी आप लोगों को? केवल अरब सागर वाली शाखा तक मैंने आपको समझाया है। आपको आज की क्लास में जो चीजें मैंने समझाई वो बताओ। सबसे ज्यादा बारिश किस राज्य में होती है? तो बेटा मेघालय राज्य में सबसे ज्यादा बारिश होती है। सोसा विपुल जी, ठीक है जी। सेंटीमीटर इकाई है, वर्षा को रेनगेज यंत्र में मापा जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, सब चीज समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक? ठीक है, कल जब हम मिलेंगे तो इससे आगे आप लोगों को लेकर चलेंगे। और कल तक के लिए मेरे प्यारे बेटा, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।